नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरिया का जो वॉल्यूम्स नंबर 2 का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है करा चुके हैं, तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 बोल रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य, आपको सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए आइए सत्य कथन की पहचान करते हैं। मेघालय के पठार का प्रदीपीय पठार ही विस्तार है। मेघालय का पठार जो है प्रदीपीय पठार का विस्तार है, तो ये इसका आपका जो है राइट आंसर सही हो जाएगा। मेघालय का पठार जो है प्रदीपीय पठार का भाग है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं मिलता है, तो ये कथन आपका गलत है। खनिज पदार्थों कहाँ पर निक्षेप जो है मिलते हैं। और 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति जो है लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन भी सही है। आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है सही है, आपका 2 गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कौन सी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी का आपको बताना है कि कौन सी सहायक नदी इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए आपकी हिमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, अर्कावती भी कावेरी की सहायक नदी है, और अमरावती जो है ये भी कावेरी की सहायक नदी है। और जो इंद्रावती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंद्रावती जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है वो क्रमशः कम हो जाती है कि कहाँ किस ओर से किस ओर आपको बताना है कि जो उत्तर पश्चिम भाग में भारत के पश्चिम विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो जाड़े के में होने वाली वर्षा होती है, और वो क्रमशः किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर कम होती जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जाने पर ये कम होती चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका कथन सही है कि हिमनद और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है, ये कथन सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। सी नंबर में बोल रहा है कि द्वार स्थलाकृतियां जो है चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, तो ये भी कथन आपका सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि इनमें से कौन सी औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है बंदरगाह सुविधाओं के कुशल अकुशल श्रम और सस्ती भूमि पेट्रोलियम तापीय नाभिकीय विद्युत स्टेशन की तरफ से आपकी विकसित हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका इसके लिए विकसित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व में बताइए। पहाड़ी जनजातियों को बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गारो, खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। दिन और रात की अवधि के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाने पर जो है अंतर जो है बढ़ता चला जाता है। मतलब भूमध्य रेखा से दूर यानी कि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपका जो है दिन रात की अवधि में अंतर जो है बढ़ता जाएगा, और भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि में अंतर जो है न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि कौन सा देशों का समूह जो है इजराइल के साथ आपको सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये चारों जो है देशों का समूह आपका इजराइल के साथ जो है सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और सूची 1 में जो है आपका प्रायद्वीप दिया हुआ है और सूची 2 में जो है भौगोलिक स्थिति दिया है, तो आपको इसको मिलान करके बताना है कौन सा आपका मिलान करने पर आंसर आता है। देखिए इसको मिलान करेंगे तो आइबेरियन प्रायद्वीप जो है बिस्कई खाड़ी में स्थित है, और बाल्कन प्रायद्वीप जो है काला सागर में स्थित है, और कोला प्रायद्वीप जो है श्वेत सागर में स्थित है, और कोपियार्क प्रायद्वीप जो है कारपेंटरिया की खाड़ी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 किस नंबर ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको दिया है कि वायुमंडल की निम्नलिखित संघटकों गैसों पर विचार करके बताना है आपको, और यहाँ पर देखिए दिया है कि आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम आपको बताना है कि कौन कौन सा आपका पहले
ज़्यादा आपको रखना है, उसके बाद घटते क्रम में आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले, सबसे पहले है आर्गन जो है 0.93% जो आपका प्रकृति में पाया जाता है, तो एक नंबर पर हो जाएगा आर्गन। उसके बाद आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% आपका प्रकृति में पाया जाता है, 0.03%। उसके बाद आपका हो जाएगा नियोन। नियोन जो है 0.01% पाया जाता है। और उसके बाद हो जाएगा आपका हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, 1 4 2 3। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी 1 4 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। पहले आपको आएगा आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियोन, उसके बाद हीलियम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको बताना है कि सूचियों में नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके आपको बताना है। एक तरफ सूची में दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात और विभिन्न नाम दिया है, और दूसरा तरफ जो है देश दिया है। आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो विली विलीज है आपका ऑस्ट्रेलिया में आंसर हो जाएगा इसका। विली विलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। और टैफूज जो है आपका जापान में होता है। और बेगुइयो जो होता है, बेगुइयो ये आपका होगा फिलीपींस में। और हरिकेन जो होगा यूएसए में होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो रहा है कि 2 3 1 4। तो ये किस नंबर ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी में है, 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे बताना है कि एक तरफ सूची में दिया है देश और दूसरी तरफ दिया है राजधानी। आपको इसका देश और राजधानी का मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए लेबनान की राजधानी जो है बेरूत हो जाएगा, मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस, अर्जेंटीना की राजधानी बुएनोस आयर्स और जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन। आपका इसका मिलान करने पर 1 2 3 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा प्रदूषक जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो देख लीजिए प्राथमिक प्रदूषक नहीं आपको बताना है। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3 और 4। 3 और 4 जो है आपका प्राथमिक प्रदूषक जो है नहीं है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो है ये आपका प्राथमिक प्रदूषक है, और ये दोनों जो है आपका प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। कौन सी पक्षियों को IUCN के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में यानी कि लाल सूची में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1 2 3। तीनों को जो है आपको इसमें घोषित किया गया है लाल सूची में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। श्वेत उदर बगुला को, बंगाल फ्लोरिकन को और स्पून बिल्ड सैंड पायर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। आपको बताना है कि अशोक से जो गंधार से प्राप्त हुआ अभिलेख वो किस लिपि में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरमाइक में लिखा गया है। और ये जो गंधार जो है आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, और अफगानिस्तान में जो लिपि प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी लिपि जो यूनानी और अरमाइक लिपि है, यानी कि ग्रीक और अरमाइक लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा आपका मिलान करने पर आंसर आ रहा है। तो देखिए एक तरफ दिया है हड़प्पा सभ्यता की बस्ती और दूसरी तरफ दिया है नदी जिस नदी पर वो अवस्थित है। चलिए मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, कालीबंगा घाघर नगर किनारे स्थित है, और लोथल जो है भगवा नदी किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच जो लंबी लड़ाई थी उसकी चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। तो सदियों से चली आ रही इस लड़ाई के कारण क्या था। आपको बताना है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था और पाल वंश था और राष्ट्रकूट वंश था, इन तीनों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किसके कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो है इस युद्ध किए थे तीनों आपस में, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको पहचान करना है। तो देखिए एक नंबर में बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये कथन आपका सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, ये कथन सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन दिया था, ये भी कथन आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपका कथन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। शीत युद्ध जो हुआ था किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि अमेरिका और रूस के बीच जो है शीत युद्ध लड़ा गया था। और ये जो शीत युद्ध है 1947 से लेकर 1991 तक लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं कि चिनकिलीज खान के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही गलत कथन आपको बताना है। चिनकिलीज खान के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए एक नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह
चुका था, तो ये कथन आपका जो है सही है। औरंगजेब का मशहूर सेनापति था चिनकिलिज खान। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि चिनकिलिज खान को निजामुल मुल्क की पदवी दी गई थी, ये भी कथन आपका सही है। 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि चिनकिलिज खान को आसफ जाही वंश की नींव डाली थी, ये भी कथन आपका सही है। और 4 नंबर बोल रहा है कि इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सेनाओं को भी रखा था, सन्यासियों को भी रखा था, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 4 जो है इसमें गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, केवल 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, आपको बताना है, गलत कथन की पहचान करना है। 1 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। बी नंबर बोल रहा है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी कथन आपका सही है। अगला बोल रहा है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी कथन आपका सही है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, ये गलत है। आपको माता पिता की लेने की आवश्यकता नहीं थी विवाहित स्त्रियों को, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय थे, जो केवल ब्रह्म समाज पूछेगा तो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगर भारतीय लगा के पूछ रहा है भारतीय ब्रह्म समाज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं कि रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1946 में जो है रॉयल इंडियन नेवी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई के किस प्रस्ताव को पास किया गया था बम्बई में, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बम्बई में जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 27 में जो साइमन कमीशन गठन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने का लिए ये जो साइमन कमीशन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन संबंधित कथनों में से कौन सा कथन आपको गलत है। गलत कथन की आपको पहचान करना है, तो गलत कथन की आपको पहचान कर लेते हैं। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, यह आपका कथन सही है। 19 जुलाई या 20 जुलाई को आपको बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बी नंबर ऑप्शन में दिया है कि बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, यह भी कथन आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा नंबर बोल रहे हैं कि गरम दल और नरम दल नेताओं ने इस विभाजन के लिए पृथक आंदोलन चलाया था, यह कथन गलत है। पृथक नहीं, एक साथ मिलकर आपका आंदोलन चलाया था, क्योंकि 1905 में आंदोलन हुआ था और जो ये गरम दल और नरम दल के बीच जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसलिए जो है ये आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है, और डी नंबर में बोल रहा है कि आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष तरीके अपनाए गए थे, यह भी कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको कौन सा कथन इसमें सही है। तो सही कथन आपको देख लेते हैं। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कर्नवालिस ने किया था, यह आपका कथन सही है। बी नंबर में दिया कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था की गई थी, यह आपका कथन गलत है। लॉर्ड डलहौजी के समय थाना की व्यवस्था नहीं की गई थी, आपका जो है थाना की व्यवस्था जो है कर्नवालिस के समय ही किया गया था, तो इसलिए आपका कथन सत्य जो है आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे हैं कि अलीगढ़ में जामिया मलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना जो है किस जन आंदोलन में किया गया था। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया जो था और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना जो है आपका किस आंदोलन में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया था। इसी के समय 1920 में जो है ये सभी विश्वविद्यालय की और विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहे हैं कि तीस्ता प्रहार अभ्यास जो हुआ था, तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है 2025 में आयोजन किया गया था, यह भारतीय सेना के द्वारा कहाँ किया गया था, आपको बताना है कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तीस्ता प्रहार जो अभ्यास है भारतीय सेना के द्वारा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी है, मतलब कौन सी क्रम की बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी बनी है। ठीक है, और दिल्ली पर पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, और दूसरी थी शीला दीक्षित, और तीसरी थी आतिशी मरलेना, और चौथी जो है रेखा गुप्ता आपका चौथी नंबर पर बनी है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं कि लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। लौह अयस्क के उत्पादन आपको बताना है कि विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया जो है लौह अयस्क के उत्पादन में 1 नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस जो
5 जून को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका थीम था 2025 में, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं कि गेंदा फूल के विकास योजना की शुरुआत जो है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से किया गया है, तो गेंदा फूल के विकास बताना है योजना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार से किया गया। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत जो है आपका बिहार से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है। जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसमें विश्व बैंक के द्वारा जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.3% जो है इसका विकास दर बताया गया जीडीपी के भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं कि हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कहाँ लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। जलवायु घड़ी जो है नई दिल्ली में आपका लगाया गया है। और भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है कोझिकोड बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहे हैं कि UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बना है। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना है भारत, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं कि एयर इंडिया संचालित लंदन जाने वाली बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है उस विमान का नाम बताना है। जो एयर इंडिया की विमान जो लंदन जा रही थी बोइंग स्टार ड्रीम लाइनर जो थी विमान, वो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उस विमान का नाम आपको बताना है क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोइंग 7878 इसका नाम है। ठीक है, 7878 आप याद रख लीजिएगा, बोइंग 7878 इसका नाम था जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और ये लंदन जा रही थी और इसमें जो है 241 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोले कि ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना है। ई वोटिंग के मामले से जो है माध्यम से चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार जो है पहला राज्य बन गया है ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोले कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 131वें स्थान पर जो है भारत है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहे हैं कि भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंधु जो है चलाया है ईरान से भारतीयों को वापस निकालने के लिए। और ये जो ईरान से भारतीयों को निकाला जाएगा अर्मेनिया देश के माध्यम से निकाला जाएगा, सीधे जो है ईरान से इंडिया में नहीं लाया जाएगा, ईरान से अर्मेनिया और अर्मेनिया से फिर इंडिया लाया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहे हैं कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। चुनावी अखंडता पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन में जो है चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े के किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े के किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS अर्नाला को जो है शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री धन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि सिमोना हालेप जो है जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की, सिमोना हालेप का संबंध जो है किस खेल से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमोना हालेप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। PM जो अजय योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। PM अजय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है इसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में बताना है आपको कि कौन सा राष्ट्रीय दल जो है मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कौन सा है, तो आपका जो है इसमें केवल 3 जो है बहुजन समाज पार्टी जो केवल 3 जो है आपका इसमें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, बाकी किसी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी केवल 3। चलिए देख लेते हैं कि अभी तक कितने
पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए अभी तक 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिए गए हैं। तो 1 नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है और 2 नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी, 3 नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 4 नंबर पर नेशनल पीपल्स पार्टी, 5 नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और 6 नंबर पर जो आपका है आम आदमी पार्टी को। इन 6 पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि उदारवाद के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए 1 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि उदारवादी व्यक्ति जो है स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों की वरीयता देते हैं, तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर बोल रहा है कि उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, ये भी कथन आपका सही है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों की जरूरत है, तो यह भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। चलिए नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है, असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन पहचान करना है तो आप देख लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर, यही कथन गलती है। बोल रहे हैं कि नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3रे भाग में और संसद के द्वारा पारित कानूनों से हुआ है। देखिए नागरिकता का जो उल्लेख है संविधान के 3रे भाग में नहीं है बल्कि संविधान के 2रे भाग में है, तो यही कथन जो है आपका गलती हो जाएगा, इसलिए ए नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार क्या थे और इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना और अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना, तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में बोल रहा है 2 नंबर में कि तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, यह भी कथन आपका सही है। सी नंबर में बोल रहा है कि राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है, संबंध विच्छेद जरूरी नहीं है, आपका कथन गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है दोनों सही है आपका। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र को जो है आपको इस पर शक्ति प्राप्त है, अवशिष्ट विषयों पर शक्ति प्राप्त है जो आपका कानून बनाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आपका 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में जो हुआ था और 93 में जो इसको लागू किया गया था, उसी के तहत जो है आपका नगर पालिका को मान्यता प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए 1 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो, यह कथन आपका सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे में अपने निर्णय में लिया था, यह भी कथन सही है कि मूल ढांचा का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था केरल राज्यवाद जो कि 1973 में हुआ था, इसमें दिया गया था, यह भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त जो निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा क्रम पहले आता है और कौन सा क्रम जो है इसका बाद में आएगा। तो देखिए आपको देख लेते हैं, इसमें जो है आप लोग संविधान की उद्देशिका इनके प्रस्तावना को देखेंगे तो आप लोग को सबसे पहले आएगा यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष आएगा 3 नंबर पर, उसके बाद आपका आएगा 4 नंबर पर जो है लोकतंत्र का आएगा, उसके बाद गणराज्य आएगा। ठीक है, तो इस मिलान कर लीजिए 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5, 1, 2, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहे हैं कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो आपको बताना है कि असत्य कथन की पहचान करिए। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया था, यह कथन आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर बी बोल रहा है कि भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, तो यह भी कथन आपका सही है। तो आपका गलत पूछ रहा है तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। अनुच्छेद 22 में जो दिया गया है व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संरक्षण में, आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है गलत है, आपको सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि निम्नलिखित गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा
से निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये कथन सही है, क्योंकि आपको उसका कारण बताना होगा किस लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि किसी व्यक्ति को अपनी रुचि से वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी कथन सही है कि आपको किसी व्यक्ति को जो है आपको वकील रखने का परमिशन जो है देना पड़ेगा। 3 नंबर में बोल रहा है कि गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा के निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह भी कथन सही है कि आप जब से गिरफ्तार किए हैं उसको 24 घंटे का अंतर जो है आपको निकट जो कि नज़दीकी मजिस्ट्रेट होंगे उसके सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले में 1 माह के भीतर या परामर्शदात्री बोर्ड से सम्मुख रखना होगा। ये कथन जो आपका गलत है, 1 माह के भीतर नहीं रखा जाता है, आपको 3 माह के भीतर रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा कथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोला है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VK राव ने जो किया था वो किस वर्ष किया था। VK राव ने जो है वैज्ञानिक आधार पर गणना कब किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में जो है वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना VK राव ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सा है। सर्वाधिक तरल मुद्रा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा है और M3 जो है व्यापक मुद्रा है। व्यापक मुद्रा है M3 और M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक जो है किस देश की स्टॉक एक्सचेंज है। फ्रैंकफर्ट जो है शेयर सूचकांक ये आपका जर्मनी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे। करवे समिति जो है 1955 में गठन किया गया था, इसका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग से। करवे समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से है और इसका गठन जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में जो है सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड जो योजना था इसको किस बजट में पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017-18 के बजट में जो है आपका चुनावी बॉन्ड योजना को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा आवश्यक है। तो देखिए आपका क्लोरोफिल जो आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 2 3 4 चारों आपको इसकी जरूरत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन की आपको पहचान करना है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, तो ये कथन जो है आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि रेशम फाइबर यानी कि रेशा प्रोटीन से बना होता है, यह भी कथन आपका सही है। 3 नंबर बोल रहा है कि रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, यह भी कथन आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 जो है तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया आपका अम्ल का नाम और एक तरफ दिया जिसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा अम्ल जो है किसमें पाया जाता है और मिलान करके बताना है। देखिए फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका चूने के पानी में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल जो है आपका इमली या अंगूर में पाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका साबुन में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दोनों में कौन सा बताना है, कौन सा विकल्प में जो है अंतर आपको दिख रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आकार में बड़ी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, यह कथन जो है आपका गलत है। 2 नंबर कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, यह कथन जो है आपका सही है। 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होती है, यह कथन भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। 2 और 3 कथन जो है आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी 2 और 3 जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। जैव विकास की अवधारणा से कौन संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैव विकास की अवधारणा से लैमार्क है, डार्विन है और ह्यूगो डी ब्रिज है। ठीक है, डार्विनवाद इसको कहा जाता है डार्विन का, और लैमार्क का लैमारवर्ग और उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रिज का। तो ये तीनों जो है जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। एक तरफ दिया आपका फाइलम और उसका एक तरफ दिया विशेषता, आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा मिलान आपका सही हो रहा है।
तो देखिए फाइलम और विशेषता बताना आपका जो एनिलिडा है, एनिलिडा की विशेषता क्या है कि इसमें वास्तविक जो है देह गुहा पाई जाती है। और ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। और मोलास्का जो है इसमें खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा जो है त्वचा कांटों के आच्छादित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, लैंगिक जनों के संबंध में। ठीक है, तो देखिए कथन नंबर 1 बोल रहा है कि पुंकेसर नर जननांग है और परागण जो है ये परागकण बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ये सही है। और कथन 2 बोल रहा है कि स्त्री केसर जो है मादा जननांग है और पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, ये भी कथन आपका सही है। और 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि परागकणों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण जो है पर परागण कहलाता है। तो यह कथन भी आपका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के ऊर्जा की अनिवार्यता नहीं होती है, तो यह कथन आपका गलती है, ऊर्जा की अनिवार्यता जो है होती है। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुख्यतः राइजोबियम के कारण होता है, तो यह कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर है केवल 2 आपका कथन सही है। तो केवल 2 सही है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो कौन सा जो है भौतिक राशि निर्धारित करती है, किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की आवृत्ति के दौरान जो है ध्वनि की तीव्रता तीक्ष्णता जो है, यानी कि इसको इंग्लिश में पिच कहते हैं, और ये जो है निर्धारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से धनावेशित कण है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण जो है, अल्फा किरण जो है आपका धनात्मक आवेशित कण है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि एक धरती के घूमने की गति को बढ़ा दी जाए। यदि धरती को घूमने की गति को जो है बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो जो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन है वो घट जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी की गति बढ़ेगी वैसे वैसे जो है भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घटता चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 जो है ओम है, 1.403 ओम है, किलो ओम है। और यदि एक प्रतिरोध का मान जो है 2 किलो ओम है तो आपको दूसरा प्रतिरोध बताना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 समानांतर प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें से कुल प्रतिरोध जो है उसका 1.403 किलो ओम है, और इसमें से जो एक प्रतिरोध का मान जो है 2 किलो ओम है, तो आपको बताना है कि दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा वो 4.70 किलो ओम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। 50 डिग्री जो सेल्सियस है उसका फ़ारेनहाइट में आपको मान बताना है। तो आप लोग निकालने पर इसका आंसर आएगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा जो है कितना एंगस्ट्रम से कितना एंगस्ट्रम के बीच होती है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहे हैं कि सोने के पुराने आभूषणों को चमक लाने के लिए, सोना का जो पुराना आभूषण है उसमें चमक लाने के लिए जो है उन्हें पॉलिश किया जाता है। ठीक है, और पॉलिश करने के बाद जो है आभूषण का वजन जो है पुराने वजन से आपको बताना है कि बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो पुराने आभूषण जो है उसे चमक लाने के लिए अगर पॉलिश करते हैं तो उसका जो है वजन जो है आपका कम हो जाता है, क्योंकि उसे घिस कर जो है साफ चमक किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि कम हो जाता है उसका वजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहे हैं कि आदर्श ईंधन के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करने के, आदर्श ईंधन के बारे में जो है आपका असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होना चाहिए, तो यह आपका कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करे, तो यह भी आपका कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि यह आसानी से जलने वाला तथा यह इसका उष्मीय मान जो है उच्च होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है यह आसानी से जलने वाला और इसका उष्मीय मान जो है उच्च होना चाहिए, तो यह कथन आपका जो है सही है। और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि इसका उष्मीय मान निम्न और ज्वलन ताप अत्यधिक होना चाहिए, तो यह कथन गलत है, इसका जो है उल्टा दे दिया है, उष्मीय मान जो होना चाहिए उच्च होना चाहिए और जो ज्वलन ताप है वो आपका निम्न होना चाहिए, क्योंकि जल्दी जलेगा और
ऊष्मा उच्च देगा तभी तो ये आदर्श गैस कही जाएगी। तो इसलिए इसका जो गलत कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहे हैं कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे में धूल और कार्बन के कणों के द्वारा फैला दी जाती है, जिसे किरण का मार्ग जो है दिखाई देता है। यह घटना क्या कहलाती है? जब मान लीजिए किसी कमरे पर एक छोटा सा छिद्र आपको होगा अगर कमरे में, तो वहाँ से प्रकाश की किरण जब वापस आती है तो कमरे में आती है, तो कमरे से की जो धूल और कार्बन के कणों द्वारा फैला दी जाती है उसको, तो यह किरण का मार्ग जो है इससे दिखाई देने लगता है। यह घटना को आपको बताना है कौन सा घटना कहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसी को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि उपयुक्त हार्मोनों में से कौन से जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है। आपको बताना है कि कौन सा, ऊपर में 3 गो हार्मोन दिया है, इसमें से कौन सा हार्मोन जो है आपको जंतुओं से लड़ने अथवा भागने के लिए, परिस्थिति को, शरीर के स्थिति को निपटने के लिए आपको तैयार करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एड्रेनलिन जो है आपको लड़ने और भागने की स्थिति में जो है आपको तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से बताना है कि कौन सा क्रम जो है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बता रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग और रक्त तरंगे और एक्स किरणें और गामा किरण जो है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में आपको बताता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहे हैं कि एस्पिरिन के संदर्भ में आपको सही नहीं कथन बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है एस्पिरिन के संबंध में? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन जो है नार्कोटिक पीड़ाहारी होता है, यही कथन आपका गलती है। बाकी सभी जो है सही है, क्योंकि एस्पिरिन जो है आपका दर्द निवारक है, ये सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह भी कथन सही है। यह तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है, यह भी कथन सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जो शांति निकेतन है उसको किस वर्ष जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2023 में जो है शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि पहाड़ का प्रवाची शब्द इसमें से कौन सा है? आपको बताना है कि पहाड़ का प्रवाची शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूधर जो है पहाड़ का प्रवाची शब्द है, भूधर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज, आपको खाली ऑप्शन को भरना है, देन एक्यूरेट। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज देन एक्यूरेट, आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर फास्ट। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज मोर फास्ट देन एक्यूरेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहे हैं कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक कौन थे? सुपर कंडक्टर का जो है आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच कामेरलिंग। एच कामेरलिंग जो है सुपर कंडक्टर का आविष्कार किया था एच कामेरलिंग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि हे राम तुम कहाँ हो, इसमें वाक्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन का, जहां पर ये हे राम, उफ, ओहो, इस सबका वाक्य का उपयोग किया जाएगा उसमें आपका संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसके फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन के लिए आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एबोलिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का आपको पहचान करना है। देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे भारी दुख हुआ, यही कथन गलत है, यहाँ पर भारी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसका सही जो वाक्य होगा मुझे बहुत दुख हुआ, इसका सही वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि निम्न में से किस खेल से बंकर और मिलेट शब्द का प्रयोग संबंधित है? बंकर शब्द का संबंध और मिलेट शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो खेल से जो है संबंधित है। बंकर और मिलेट शब्द का संबंध जो है पोलो खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक संगठन और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है पेरिस में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नरेगा। नरेगा जो है कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर 2005 को जो है नरेगा अधिनियम पारित किया गया था और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2026 को, और इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस जो संस्था है उसको नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में किस वर्ष मिला था, तो किस वर्ष नहीं दिया गया था इसका बोल रहा है, किस वर्ष नहीं दिया गया था। देखिए आपको 17 में, 44 में, 63 में आपको दिया गया था और 1972 में जो आपको नहीं दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में इसको नहीं दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि पास हुए छात्रों में अजय जो है शीर्ष से 16वां स्थान पर है और नीचे से जो है 29वां स्थान पर है, और 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और इसमें से 5 असफल हुए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आपका ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें टोटल 55 छात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहे हैं, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किया, तो सी की मजदूरी कितना होगा, तो आप लोग को निकालने पर सी की मजदूरी आएगा 600 रुपये। सी की मजदूरी जो है 600 रुपये आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि √13² - 8² × 5 + 4 का मान ज्ञात करना है आपको, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंततः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो वह आरंभिक बिंदु सबको बताना है कि कितना दूर और किस दिशा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 130 मीटर दूर है और दक्षिण पूर्व में आपका स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 भी आपका रीजनिंग का है, आपको बताना है कि यहाँ पर वाट के स्थान पर आपका क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या आपको बताना है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहिए की जो त्रिज्या होगी 14 मीटर होगी। तो इसी के साथ आप लोग का सेट नंबर 6 जो है समाप्त हो गया है, और आप लोग का स्कोर कितना रहा इस सेट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देखकर जो है दरोगा के लिए अपनी तैयारी जो है फिक्स कर सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 7 के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।